गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की 33rd वर्कशीट, जो कि है आपके पाठ चुनावी राजनीति से। और इस वर्कशीट का जो टाइटल है बेटा, वो है भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं। ये है आपकी दिनांक 19 सितंबर 2020 की वर्कशीट। बेटा आपको फिर से याद दिला दूं, आपकी वर्कशीट के ऊपर लिखी गई ये पूरी जानकारी आप अपने रजिस्टर के पृष्ठ के ऊपर ज़रूर लिखेंगे और तभी अपनी वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो बेटा इस वाली वर्कशीट में हमने ये देखना है कि जो स्वतंत्र चुनाव आयोग है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है, चुनाव में लोगों की भागीदारी क्या क्या होती है और चुनावी नतीजों को स्वीकारना, इसका क्या अर्थ होता है। साथ ही साथ जो सबसे ज़रूरी है वो ये कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं, ठीक है, और उनको हम किस तरीके से झेल सकते हैं, उनका हम कैसे समाधान कर सकते हैं, ये हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम अक्सर चुनाव में गड़बड़ियों की खबर सुनते रहते हैं। गड़बड़ियाँ होना मतलब कुछ गलत होना, ठीक है। जैसे फर्जी नाम से वोट डालना। फर्जी नाम मतलब किसी और का नाम, कि तो आपका नाम तो जैसे है कि आपका नाम है सुनीता, लेकिन आप किसी और के नाम से वोट डालो, ठीक है, किसी और का वोटर आईडी कार्ड ले जाओ और वो बन जाओ और चले जाओ, ठीक है। कई पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन का खर्च करना, ठीक है। तो मतलब कि जो कई पार्टियां होती है, बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो बहुत सारा धन कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं, जो नहीं इतना धन खर्च कर सकते, ठीक है। फिर अगला है मतदान के दिन मतदाताओं को डराना या लोभ देना। लोभ मतलब लालच देना कि भाई तुम हमें वोट करो ना तो हम आपको ये देंगे वो देंगे, ऐसी चीज़ों से, ठीक है। या फिर उनको डरा देना, उनको बिल्कुल डराना कि वोट नहीं दिया ना फिर देखना, ऐसा करना ये गलत है, गड़बड़ी है ये। शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग करना, मतलब कि किसी भी प्रकार की सरकारी चीज़ों का, जैसे बिल्डिंग भी हो गई सरकारी, या फिर सरकारी गाड़ियाँ हो गई, है ना, किसी भी प्रकार की सारी सरकारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल, सुविधाओं का अगर सरकारी अधिकारियों द्वारा, शासक दल द्वारा इस्तेमाल किया जाए प्रचार के लिए, चुनाव के लिए, तो वो भी गलत है, ठीक है। क्योंकि बाकी जो दल हैं, जो चुनावी दल हैं, जो उतर रहे हैं चुनाव में, उनके पास तो ये सब सुविधाएं नहीं है ना, क्योंकि वो शासन नहीं कर रहे उस समय। समझ रहे हो, शासक दल जो उस समय देश में शासन कर रहा। जब हम इस प्रकार की खबरें सुनते हैं तो हमें बहुत दुख महसूस होता है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि गड़बड़ियां इतनी बड़ी हों कि चुनाव का उद्देश्य ही खत्म हो जाए। भाई चुनाव का मतलब क्या है, चुनाव का उद्देश्य क्या होता है, हमें एक अच्छी सरकार बनाना है ना। तो जरूरी नहीं है कि इन सब चीज़ों के बावजूद हम एक अच्छी सरकार नहीं बना सकते, चुनाव जो है वो सही तरीके से नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमारे कौन ज़रूरी है, हमारे पास एक ऐसी संस्था है जो ध्यान रखती है कि ऐसी गड़बड़ियाँ जो हैं वो ना हो या कम से कम हो, जिससे कि जो चुनावी प्रणाली है वो बहुत ही सुचारू तरीके से हो जाए। तो वो है हमारी चुनाव आयोग, ठीक है। अब सोचने की बात यह है कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के, मतलब बिना लोगों के समर्थन के, चुनाव में सिर्फ चुनावी धांधलियों, मतलब ये धोखाधड़ी, इन्हीं के सहारे जीतकर सत्ता में आ सकती है? क्या कभी ऐसा हो सकता है? आइए गौर करके देखते हैं। स्वतंत्र चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, कभी आप लोगों ने नाम सुना है? इलेक्शन कमीशन, जिसको हम बोलते हैं चुनाव आयोग, है ना। ये वो संस्था है जो हमारे देश में चुनाव आयोजित करती है। चुनाव से जुड़ी सब चीज़ों के लिए यही जिम्मेदार होती हैं। इनके काम के बीच में सरकार जो है वो हस्तक्षेप नहीं करती है, क्योंकि ये कार्य इनको संविधान के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे न्यायालय हैं, उनको भी आज़ादी प्राप्त होती है ना, अपना कार्य बिना किसी सरकार के हस्तक्षेप के वो कर सकते हैं। सेम ऐसे ही चुनावी आयोग को भी ऐसे ही अधिकार प्राप्त होता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, यही लिखा है इसमें। हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। मतलब कि जैसे कि चुनाव को चलाने के लिए जो मेन पर्सन होता है, जो मेन व्यक्ति होता है, उसको बोलते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। मैं आपको इनका नाम नहीं बताऊंगी,
आप ये ढूंढेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। हमारे इस अभी के जो भारत के प्रेजेंट मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है, ये आपका होमवर्क है, आपने बताना है वर्कशीट के अंत में। ठीक है, आप इसका आंसर अपने रजिस्टर में लिखेंगे। हाँ, तो इसे न्यायालय के समान आज़ादी प्राप्त है। किसे? चुनाव आयोग को आज़ादी प्राप्त है, यानी इसके कार्य में बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता। मतलब कि बाहर से, मतलब बाहरी हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस, किसी भी प्रकार की इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप सरकार नहीं करेगी। इसके कार्यों में चुनाव की सूचना जारी करने से चुनाव के नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया आती है। ये आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है, जिसका उल्लंघन करने पर उम्मीदवार और पार्टियों को भी सजा दी जा सकती है। ये सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने से भी रोकते हैं। तो किसी भी प्रकार की जो हम गड़बड़ियों की बात कर रहे थे, उन पर जो है नियंत्रण करने का काम चुनाव आयोग करती है। सारे कार्य जो चुनाव के होते हैं, कि चुनाव की सूचना देना, ठीक है, और चुनाव के नतीजे जो घोषणा करना, वो भी यही करते हैं। आदर्श चुनाव संहिता ये क्या होता है, एक चित्र के माध्यम से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ मैं कि आदर्श चुनाव संहिता क्या होता है। जैसे बोलते हैं ना, एक आदर्श बालक, एक आदर्श टीचर, एक आदर्श पिता, एक आदर्श माता, है ना, कि कैसे होने चाहिए, कि एक अच्छा बालक कैसा होना चाहिए, जो क्या करे, है ना, एक अच्छा पिता, एक अच्छा माता, एक अच्छी टीचर कैसे होनी चाहिए। तो आदर्श, ठीक है। अब आदर्श के आगे हमने क्या लगा दिया वर्ड, चुनाव संहिता। तो एक आदर्श चुनाव संहिता कैसे होनी चाहिए, कि एक चुनावी प्रणाली है, जो चुनाव चल रहे हैं वो एक आदर्श चुनाव हो। इसको हम कैसे साबित कर सकते हैं, या इसके लिए हम क्या देख सकते हैं, कि कैसी बातें हम ध्यान में रखें कि वो एक आदर्श चुनाव संहिता हो, वो देखते हैं क्या होती है। इस चित्र में देखेंगे, ये देखिए मैं आपको ये दिखाना चाहती थी, ये एक आदर्श चुनाव आचार संहिता ये मैंने ली है। ये जो झारखंड चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे, चुनाव प्रचार के लिए आचार संहिता जो निकाली थी 2019 में, ये मैंने वहाँ से ली है तस्वीर। तो इसमें देखो क्या लिखा है, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि महत्वपूर्ण कानून क्या है। कोई भी व्यक्ति चुनाव के दौरान समाज के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देता है या देने का प्रयास करता है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 1951 की धारा 125 और आईपीसी की धारा 153-505 के तहत 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों का भागी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम एक आचार संहिता को फॉलो नहीं करते उम्मीदवार, तो उनको दंड भी सहना पड़ सकता है ना। तो इसमें क्या है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, शत्रुता का बढ़ावा नहीं करना, लोगों को भड़काना नहीं है इन बातों को लेकर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है आदर्श चुनाव आचार संहिता का, समझ रहे हो। और दूसरे में इसमें ये भी एक चीज आती है जो इसमें नहीं लिखा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ, वोटर्स के लिए भी एक आदर्श चुनाव संहिता है। क्या है? हमारे लिए तो सबसे जरूरी ये चीज है मतदाता के लिए कि उनको वोट करने जाना है, उनका ये धर्म भी है, कर्तव्य भी है, और उनके लिए ये एक उनकी ड्यूटी बनती है। धर्म मतलब ड्यूटी की बात कर रही हूँ यहाँ पे, रिलीजन वाला धर्म नहीं बोल बेटा, कि उनकी ड्यूटी बनती है, उनका एक हक भी है, राइट टू वोट, एंड उनकी ड्यूटी भी है, दे हैव द ड्यूटी टू वोट। सो चुनाव आचार संहिता सिर्फ उम्मीदवारों के लिए नहीं है, वोटर्स के लिए भी है, ठीक है। इसका भी हमने ध्यान रखना है। हम अक्सर अखबारों में ऐसी खबरें पढ़ते हैं, ईवीएम और लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी को लेकर ऐसी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भेजा ईसी इलेक्शन कमीशन को नोटिस। तो ऐसी खबरें आती हैं जो कि बताती हैं कि हाँ, हमारी चुनाव प्रणाली को अभी हमें और सख्त और मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी कई स्तर पर इसमें गड़बड़ी और धोखाधड़ी चलती है। कई बार बेटा धोखाधड़ी का ये भी हिस्सा होता है कि ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ की जाती है, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसे उम्मीदवार कह देते हैं, और वो कहते हैं कि ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ की गई है, हम तो इन नतीजों को नहीं मानेंगे। तो ये भी एक प्रकार की धोखाधड़ी होती है, और ये भी एक प्रकार की चुनौती होती है चुनाव आयोग के सामने, उसको झेलना पड़ता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। आगे देखते हैं, चुनाव में लोगों की भागीदारी। अब आप सबको पता है, हम पहली वाली वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं, और उससे पहले भी, कि लोकतंत्र में जो अधिकार है सबसे ज़्यादा एक सरकार को बनाने का, वो अधिकार हम संविधान ने किसको दिया है? लोगों को दिया है। वो हक संविधान ने किसको दिया? लोगों को दिया।
तो चुनाव में लोगों की भागीदारी मतलब उनकी पार्टिसिपेशन, उनकी हिस्सेदारी बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। तो चुनाव में लोगों की भागीदारी का पता आमतौर पर इस बात से लगाया जाता है कि मतदान की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत व्यक्तियों ने असल में मतदान किया। तो मतलब कि जो योग्यता रखने वाली, योग्यता क्या होती है चुनाव में भाग लेने की, 18 वर्ष की आयु या उससे ऊपर के लोग जो योग्य होते हैं चुनाव देने के लिए, है ना। तो हमें पता कैसे चलता है कि कितने व्यक्तियों ने असल में योगदान दिया है, जब कितने प्रतिशत व्यक्तियों का पता चलता है। अगर चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ने से लोगों का चुनाव में विश्वास बढ़ रहा है। क्या मतलब है इसका? जैसे कि अगर हम देखें कि 100 व्यक्ति हैं, ठीक है, 100 व्यक्ति हैं हमारे, जिनमें से 60 व्यक्ति चुनाव करने आए, वोट देने आए, ठीक है, चुनाव में वोट देने आए। कितने व्यक्तियों ने नहीं दिया? 40 व्यक्तियों ने नहीं दिया। तो हमें क्या बता सकते हैं कि कितने प्रतिशत व्यक्तियों ने भाग लिया चुनाव देने में? 60%। समझ गए? तो इससे पता चलता है कि कितने लोगों की भागीदारी है। फिर एक दूसरी बात वो कह रहे हैं कि अगर चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से नहीं होंगे, कि अगर भाई धोखेधड़ी होगी, धोखेबाजी होगी, पहले से पता होगा कि हाँ भाई जो पार्टी सत्ता में है वही आएगी, नहीं, या उसका इतना जोर है कि दूसरी पार्टियों को नीचे दिखाया हुआ है या कुछ करा हुआ है गलत तरीकों से, तो लोग जो हैं वो कहेंगे भाई चुनाव तो हम स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से तो हो नहीं रहे हैं, है ना, ये तो गड़बड़ चल रही है इसमें, हम क्या करेंगे, अपना कीमती वोट देकर हम घर में बैठते हैं, वोट ही क्यों दें, है ना। अगर ऐसी सोच लोगों की होगी तो सोचो लोगों की भागीदारी जो है चुनाव में कितनी कम हो जाएगी, गिर जाएगी ना। तो ये काम चुनाव आयोग का है कि वो देखे कि चुनाव जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हो। और हमने ये अपने पिछले कुछ सालों में ज़रूर देखा है कि चुनाव से संबंधित जो गतिविधियां हैं उसमें लोगों की भागीदारी बहुत बड़ी है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लोगों का चुनाव में अभी भी विश्वास है, ठीक है। और इससे ये भी पता चलता है कि भारत में काफ़ी हद तक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव ही होते हैं, जो कि हमारे संविधान में भी लिखा गया है, ऐसे ही कराने होते हैं। आगे चलेंगे। चुनावी नतीजों को स्वीकारना। चुनाव हो गए, चुनाव के नतीजे आ गए। अब जैसे अगर कोई कंपटीशन हो और आप जीत जाओ और आपका जो फ्रेंड है कोई वो हार जाए, तो अगर आपका फ्रेंड उस नतीजों को ना स्वीकारे और बोले नहीं 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 चीटिंग की है, फिर से करो कंपटीशन, है ना, ऐसा हो सकता है ना कभी कभी। तो ये जो चीटिंग वाला मामला है या विश्वास वाला मामला है ना, ये अगर कभी किसी कंपटीशन में हो जाता है तो सोचो कैसा इसका परिणाम रहेगा, है ना, खट्टा मीठा परिणाम रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। क्या पता हमें फिर से कराना पड़े वो कंपटीशन, क्या पता वो कंपटीशन ही रद्द हो जाए, है ना। तो ऐसा चुनाव में भी हो सकता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का एक पैमाना ये भी है कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते तो हमेशा ताकतवर पार्टी शासक बनी रह सकती है, परंतु कुछ एक अपवादों को छोड़कर अब अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। तो अब हम अपने देश की बात कर रहे हैं, भारत की, कि वहाँ पर जो चुनाव होते हैं उनमें कुछ ना कुछ अगर एक दो ऐसी बातें आती हैं कभी कभी कि मंत्री नेता लोग बोल दें, उम्मीदवार लोग बोल दें कि चुनाव ठीक तरीके से नहीं हुआ, निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ, हम वोटों की गिनती नहीं मानते, हम ईवीएम का जो रिजल्ट है वो नहीं मानते, है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की गड़बड़ हुई है वोटिंग में। तो एक दो किस्से अगर ऐसे आते भी हैं आजकल भी, लेकिन फिर भी पूरी तरह से अगर हम देखा जाए तो आज के दौर में हम अपने भारत देश में जब भी चुनाव हो रहे हैं, नतीजों को जो है हमारे उम्मीदवार हैं वो जन आदेश, लोगों का आदेश समझकर मान लेते हैं, ज़्यादा कुछ कहते नहीं हैं या ज़्यादा ऐसी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते, वो नतीजे को मान लेते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ी बहुत फोटोज दिखाना चाहती हूँ इससे रिलेटेड, देखिए। ये कार्टून देखिए, वाकई तुम में प्रतिभा कूट कूट कर भरी है, चलो अब उठो, चुनाव में खड़े होना है। ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे ये एक परिवार का है और ये दूसरे उनके तलवे चाट रहे हैं, है ना। तो ऐसा कई बार ये चुनाव में हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी हो जाती है कि भाई जो पहले से ही इतने पुराने सत्ता में लोग हैं, परिवार हैं, वही चले आए वही चले जाएं, और लोगों को, जो आम लोग हैं, उनको बहुत ही कम मौका मिलता है या वो इनके ही रहमो करम पर रहते हैं कि उनको शायद पार्टी का टिकट मिल जाए, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी निष्पक्ष चुनाव कराने की चुनौती है हमारे सामने। आप सबको तो पता ही है
पैसा बोलता है। तो ऐसा कई बार होता है कि जो पैसों वाले दल होते हैं या उम्मीदवार होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो जो है वो ओवर पावर कर जाते हैं जो छोटे दल के लोग हैं और जो निर्दलीय उम्मीदवार है ना, उनके लिए वो एक मुसीबत बन जाते हैं, परेशानी बन जाते हैं, क्योंकि वो ये लोग तो अपने लिए प्रचार कर लेते हैं चुनाव का, है ना, लेकिन वो लोग नहीं कर पाते उतना और लोगों तक उनकी पहुंच नहीं बन पाती। अभी हमने डिस्कस किया ना इस चीज़ को, ये वही है। और अब आते हैं हम इसके आखिरी भाग में, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ मतलब चैलेंजेस, कि हमारे आगे क्या क्या चुनौतियाँ हैं, चैलेंजेस है जो हमें पार करने हैं ताकि हमारे जो चुनाव है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होते रहें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, अक्सर चुनावों में कोई ढंग का विकल्प ना होना, विकल्प चॉइस, है ना। ऐसा कई बार हमें लगता है ना कि हमारे पास तो बड़ी कम चॉइस है, बड़ी कम पार्टीज़ हैं, बड़ी कम उम्मीदवार हैं जिनमें से हम चुन सकते हैं, जो हमें जिनके बारे में पता है अच्छे से, है ना। ऐसा होता है ना कई बार, है ना। और आपने ये भी पढ़ा होगा पहले, और हमने शायद डिस्कस भी किया हो पहले, कि जैसे चाइना है ना, चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है, आपको पता है, जो हमेशा सत्ता में आती है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो उसकी कोई भी उम्मीदवार खड़े होते हैं ना जो चुनाव के लिए, सारे कम्युनिस्ट पार्टी को ही बिलोंग करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि विकल्प नहीं होता लोगों के पास, उनको हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी को ही चुनना पड़ता है। लेकिन भारत देश में ऐसा नहीं है। भारत में तो इतनी सारी पार्टियां खड़ी होती हैं चुनाव में, और इतनी सारी पार्टियों के उम्मीदवार खड़े होते हैं। कोई कोई तो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं। निर्दलीय मतलब कि वो किसी भी दल को नहीं बिलोंग करती, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं, इंडिपेंडेंट खुद से, ठीक है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट तरीके से खड़े होते हैं। तो उनको भी चुनाव चिन्ह मिलता है चुनाव आयोग के द्वारा, लेकिन उनकी कोई पार्टी नहीं होती। ठीक है, तो भारत में तो बहुत विकल्प मिलते हैं, अक्सर हमने ऐसा देखा है। चुनाव में आवश्यकता से अधिक धन का प्रयोग, जो अमीर राजनीतिक दल हैं या जो अमीर उम्मीदवार हैं वो तो बहुत पैसा लगा सकते हैं ऐसे चुनाव में, है ना, क्योंकि चुनाव में तो आपको पता है कितना प्रचार करना पड़ता है, लोगों तक अपनी बात पहुंचानी पड़ती है, उसके लिए पैसा लगता है, एडवर्टाइजमेंट लगती है ना। तो उन सब का खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि जिस उम्मीदवार के पास पैसा नहीं है वो प्रचार ही ना कर पाए अपना, लोगों तक उसकी बात ना पहुंच पाए, लोगों तक उसका नाम भी ना पहुंच पाए। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तीसरा, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना। ऐसे उम्मीदवार जिनके कोई अपराधी मामले चल रहे हों, है ना, अब एक नहीं दो नहीं बहुत सारे चल रहे हों और बहुत ही ऐसे बड़े बड़े अपराध हों उनके नाम के, ठीक है, और ऐसे उनके चल रहे हों मामले, तो वो भी उनको चुनावी मैदान में उतारना भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। चुनाव आयोग के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ऐसा कुछ हमारे संविधान में या चुनाव आयोग के उसमें लिखा नहीं है कि जो अपराधी मामलों वाले लोग हैं वो खड़े ही नहीं हो सकते। उनको तो बस ब्यौरा देना होता है कि उनके खिलाफ कोई अपराध चल रहा है या नहीं। याद है ना आपको, हमने कल पिछली वर्कशीट में पढ़ा था नामांकन पत्र के बारे में, और उसमें ये भी लिखा था ना कि उनको अपने अपराधी मामलों का ब्यौरा देना होता है। तो बस ब्यौरा दे दो, लेकिन फिर भी वो चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो ये चीज़ तो मुझे लगता है हम बदल सकते हैं। आप क्या सोचते हो बताना मुझे, ठीक है, कमेंट्स में। फिर चौथा, टिकट बंटवारे में रिश्तेदारी निभाना। आपने भी ये तो कितनी बारी देखा होगा भारत देश में कि कुछ कुछ ऐसे हमारे राजनीतिक दल हैं, ऐसी पार्टीज़ हैं जो कि नाम से चलते हैं, है ना। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगी, लेकिन आपको पता ही होगा, जो नाम से चलते हैं और वो अपने परिवार वालों को ही टिकट बांटते हैं। टिकट मतलब समझते हो ना, कि चुनाव में खड़े होने के लिए जो टिकट मिलती है वो टिकट बोलते हैं, ताकि वो उम्मीदवार जो है वो लड़ सके इलेक्शन में। तो ये भी एक गलत बात है। क्यों? क्योंकि जो अगर कोई आम व्यक्ति हो जिसको खड़ा होना हो चुनाव में, जो सही में देश के लिए कुछ करना चाहता हो, उसको तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी, उसको तो अवसर ही नहीं मिलेगा, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। आखिरी आते हैं, बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवार को कई परेशानियों का सामना करना। इन सब का निचोड़ है। देखो कि कई पार्टियां जो होती हैं, बड़ी पार्टियां होती हैं, उनके पास पैसा बहुत होगा, ठीक है, पैसा होगा उनके पास, कभी कभी सत्ता में वो इतनी बार आ चुके होते हैं सॉरी, कि उनके पास पावर भी बहुत होती है ना। तो उस पावर का इस्तेमाल करते हैं, उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जो छोटे दल होते हैं या निर्दलीय उम्मीदवार जो इंडिपेंडेंटली लड़ रहे होते हैं, उनको तो बड़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो इन बड़े दलों की, बड़ी पार्टियों के पीछे ही छिप जाते हैं, है ना। उनके पैसे के पीछे, उनकी पावर के पीछे वो कुछ कर ही नहीं पाते। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसको भी चुनाव आयोग को बहुत ही सीरियसली, गंभीरता से लेना चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में ऐसी चुनौतियों का हम सामना और अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है बेटा, तो अब हम आते हैं इनके सवालों पर,
उनके मैंने जवाब लिखे हैं, आप उनको देख सकते हैं और आपकी ये वर्कशीट अब कंप्लीट हो गई है। आपको इस वर्कशीट से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जिन बच्चों के पास मेरा नंबर है। ठीक है बेटा, तो हम अब मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।